नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। ठीक है, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, किसका? नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। आज हम क्लासिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे या देखेंगे कि हम क्लासिकली नॉर्मल जीमैन इफेक्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल जीमैन इफेक्ट के बारे में बात कर लें। तो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है हमने, तो हमें एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम में जैसे ही हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो वो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो अपने कंपोनेंट में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और हमें तीन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं? हमको एक पाई कंपोनेंट देखने को मिलता है और दो सिग्मा कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, किसमें? एक वीडियो बना रखी है हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ जीमान इफेक्ट पे। वहां हमने ये देखा हुआ है कि हमको कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट के दौरान। तो आज हम यहाँ पर क्लासिकली ये ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन अपने तीन कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है जब हम क्या करते हैं, कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ अजम्पशन कर लेता हूँ। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक यहाँ पर क्या है, एटम है। मैंने क्या अज्यूम कर लिया, मेरे पास यहाँ पर एटम है और इस एटम का क्या होगा, कुछ सेंटर होगा जिस पर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। और यहाँ क्या है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, ई है और ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और इस सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है मैंने अज्यूम कर लिया वो कितनी है, आर है। और इस इलेक्ट्रॉन का मास मैंने कितना अज्यूम कर लिया है, एम अज्यूम कर लिया है। और वो वी वेलोसिटी से इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये क्या है, मेरे पास एक एटम है। नाउ जब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, हम जानते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है या सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर क्या लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी क्या लगेगा, कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसका मास क्या है, एम है और जिसकी वेलोसिटी वी है और जो आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, हम सब जानते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ और वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। यहाँ एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर क्या है, जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस है। नाउ अब ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी और जो वी है वो कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है। और हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, सिंस वी नो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, जो वी होता है वो किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा क्या है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, वी क्या है, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है और आर क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल है। अब एक काम करो, इस वी की वैल्यू को यहाँ से उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो तो मेरे पास यहाँ पर एफ यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरे पास एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, अगर एक्सपेंड करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया, आर आ गया। इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, मेरे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नाउ अब हमें क्या एक्सप्लेन करना है, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। तो मैं इसको कहाँ रख दूंगा, इस एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी लगा दिया है। क्या लगा दिया है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी लगा दिया है। जैसे ही यहाँ पर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बी लगाऊंगा तो ये चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस बी के कारण कुछ फोर्स लगेगा और वो फोर्स कौन सा होगा, लॉरेंज फोर्स होगा या फिर कैसा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। और हम जानते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कब, इन मैग्नेटिक फील्ड बी, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, हमारे पास कुछ फोर्स लगेगा और वो फोर्स मैंने अज्यूम कर लिया कितना होगा, एफ बी होगा। और वो एफ बी किसके बराबर होगा,
बी क्यू वी साइन थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर? वी क्यू वी साइन थीटा के बराबर होगा। एफ वी क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक फोर्स, इसे हम लॉरेंज फोर्स भी बोल सकते हैं। बी क्या है यहाँ पर? जो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है उसकी स्ट्रेंथ है। ये क्यू क्या है? चार्ज है। अब यहाँ पर चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज एज्यूम कर रखा है हमने? ई चार्ज एज्यूम कर रखा है। और वी क्या है? वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में ये ट्रेवल कर रहा है वो वेलोसिटी कौन है? ये वी है। और ये क्या है? साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वी एंड बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का जो एंगल है वो क्या है मेरे पास? यहाँ पर थीटा है। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूँ? एफ बी मैक्सिमम निकालूँ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? वी क्यू वी साइन 90 आ जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा की वैल्यू कितना होगा? 90 होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? इतनी होगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पर, किसके कारण? इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो कितना हो जाएगा मेरे पास? वी क्यू वी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर क्यू की जो क्या पुट कर सकता हूँ मैं? ई पुट कर सकता हूँ, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना एज्यूम कर रखा है? ई एज्यूम कर रखा है। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? वी ई बी लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई आपको ना? अब जैसे ही यहाँ पर ये फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स होगा उसमें क्या आएगा? कुछ चेंज आएगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही है आपको? जैसे ही मैं इसको क्या पुट करूंगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इस एटम को रखूंगा, तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा उसमें क्या आएगा? कुछ चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस बी के कारण भी क्या लग रहा है? कुछ फोर्स लग रहा है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल के हेल्प से समझ लें। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर इनिशियली 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ठीक है, जब यहाँ पर हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, यानी इस पर नेट कितना फोर्स लग रहा था? 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। किस पर? इस इलेक्ट्रॉन पर। जैसे ही मैंने इस पर क्या अप्लाई किया? ये मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया, तो इस पर कुछ फोर्स लगा। ये क्या है? एफ है। तो इस पर कुछ फोर्स लगा। किसके बराबर लगा? एफ बी के बराबर फोर्स लगा। मैंने अज्यूम कर लिया वो कितना फोर्स लगा मेरे पास? 1 न्यूटन का फोर्स लगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। और वो चेंज कितने का आएगा? जितना फोर्स हमने लगाया, एक्स्ट्रा फोर्स। किसके कारण? इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और उस मैग्नेटिक फील्ड के कितना फोर्स लगा? 1 न्यूटन का फोर्स लगा। यानी इस नेट फोर्स में, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नेट फोर्स में कितने का चेंज आएगा? 1 न्यूटन का चेंज आएगा। या तो 1 न्यूटन फोर्स क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, या फिर 1 न्यूटन फोर्स क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यानी यहां पर जो चेंज होगा किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन के बराबर होगा। यानी किसके बराबर होगा? इस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, या सॉरी, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर होगा। तो जैसे मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड के लगाने से क्या होगा? चेंज इन फोर्स होगा। क्या होगा? चेंज इन फोर्स होगा। और ये चेंज इन फोर्स मैंने अज्यूम कर लिया कितना है? डेल एफ है। और ये डेल एफ किसके बराबर होगा? वी ई वी के बराबर होगा, यानी इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, या फिर इस लॉरेंज फोर्स के बराबर होगा। अब यहाँ पर चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ? यानी जो नेट फोर्स है इस मैग्नेटिक फील्ड को लगाने के बाद वो बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है। जब बढ़ेगा तब यहाँ पर हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जब नेट फोर्स घट जाएगा तब यहाँ पर हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर चेंज कितना आ गया? इतना चेंज आ गया। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे? ये क्या है? v है, और हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास डेल f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? प्लस माइनस v e r ओमेगा आ गया। इतनी बात समझ में आई है आपको? क्योंकि v जो क्या पुट कर दिया हमने? r ओमेगा पुट कर दिया। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे मैंने क्या कर दिया? इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया। आपको आई होप ये समझ में आएगा कि यहाँ पर चेंज क्यों हो रहा है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो, अब ये क्या है? मैंने अज्यूम कर, ये क्या है यहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या निकला मेरे पास? चेंज निकला। मैं एक काम कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन हो क्या कर दे रहा हूँ मैं? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। देखो क्या मिलता है मुझे? क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दो, क्या हम यहाँ क्या आएगा मेरे पास? लेफ्ट हैंड साइड में डी एफ इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट। तो ये एम आर कॉन्स्टेंट हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा? पहले 2 ओमेगा आएगा। तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया और ओमेगा इधर लिख दिया। और ओमेगा का डिफरेंशिएशन करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास? डी ओमेगा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आया आपको? ये क्या निकल गया मेरे पास? डी एफ निकला इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट करने के बाद। एम और आर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। और यहाँ पर मैंने इसे क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक, इतना क्लियर हुआ ना? अब इक्वेशन 3 को देखो और एक बार इक्वेशन 2 को देखो। क्या देखने को मिल रहा है? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, कहाँ से? फ्रॉम
इक्वेशन 2 and 3, 3 and 2 या 2 and 3 भी लिख सकते हैं। व्हाट वी हैव 2mr² ओमेगा, 2mr ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर है, प्लस माइनस वी ई आर ओमेगा, किसके बराबर है, प्लस माइनस वी ई आर ओमेगा के बराबर है। ठीक ना, यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, जी हाँ हो रहे हैं। देखो इस आर ओमेगा से इधर का आर ओमेगा क्या हो जाएगा, मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर, 2m डी ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई बच गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपको। नाउ अब मैं यहाँ से कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ई अपॉन एम निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा होगा कुछ। क्या निकाल दिया मैंने यहाँ से, ई अपॉन एम निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो प्लस माइनस ये ई अपॉन एम, ये एम इधर आया और ये बी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो क्या निकालना है, ई अपॉन एम निकालना है। तो कितना आ गया, ये 2 डी ओमेगा डिवाइडेड बाई बी आ गया। कितना आ गया, 2 डी ओमेगा डिवाइडेड बाई बी। आई होप ये बात समझ में आई होगी ये क्यों आया। ठीक, क्योंकि ये प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस है और ये 2 डी ओमेगा और ये m कहाँ चला गया, इसके नीचे चला गया, और b कहाँ गया, इसके नीचे आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 4। इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। नाउ अब ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। सिंस वी नो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टी क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई न्यू लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ओके, और इस न्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 पाई न्यू की जो क्या लिख सकता हूँ मैं, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। इस न्यू की जो क्या पुट कर दिया, सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है, और यहाँ पर जो न्यू है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना। एक काम कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों ओर। तो इसे डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास क्या मिलेगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई सी, तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और लैम्डा का डिफरेंशिएशन कर तो कितना आ जाएगा मेरे पास, डी लैम्डा आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से मेरे पास डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 2 पाई सी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू कितना आ गया, ये डी लैम्डा आ गया। अब एक काम करो, यहाँ से ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन 4 में पुट कर दो। इसे कहाँ पुट कर दो, पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 4। कहाँ पर, इन इक्वेशन 4। इसे उठा के यहाँ से इक्वेशन 4 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन 4 ये है मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया मेरे पास, ई अपॉन एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन बी। तो ऐसे रहा, और डी ओमेगा के जो क्या पुट कर दिया, ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। क्या है मेरे पास है, माइनस का 2 पाई सी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू कितना आ गया यहाँ पर, डी लैम्डा आ गया। अब ये क्या है, प्लस माइनस, ये क्या है माइनस। ये माइनस जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस लगाया, प्लस माइनस ही रहेगा इधर। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास ई अपॉन एम इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, माइनस इस प्लस माइनस के साथ आएगा तो प्लस माइनस ही रहेगा। फिर जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कितना होता है, 4 पाई सी आ गया। ये कितना आ गया, 4 पाई सी, एंड डिवाइड में कितना आ गया, ये बी लैम्डा स्क्वायर, और बी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा स्क्वायर, एंड यहाँ कितना आ गया मेरे पास, ये डी लैम्डा आ गया। ठीक ना, यहाँ से मैं डी लैम्डा निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं डी लैम्डा यानी चेंज इन वेवलेंथ कितना हो गया, देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस माइनस का रहेगा ही रहेगा। तो कितना आ गया, ये बी ई लैम्डा स्क्वायर, एंड डिवाइड में कितना आ गया, देखो ये 4 पाई एम सी आ गया। कितना आ गया, ये 4 पाई एम सी। ये क्या आ गया मेरे पास, चेंज इन वेवलेंथ आ गया। कब, जब हमने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया। तो कितनी वेवलेंथ में, इतना क्या आ गया, वेवलेंथ में चेंज आ गया। अगर मैं ऐसे फ्रीक्वेंसी में चेंज निकाल सकता हूं, यानी फ्रीक्वेंसी में कितने का चेंज आएगा, सिंस वी नो, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहूं, सिंस वी नो फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सी अपॉन लैम्डा होता है। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से डी म्यू इक्वल टू माइनस का सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं डी लैम्डा निकाल तो कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है निकालना। तो डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू कितना आ गया यहाँ पर, डी म्यू आ गया। ना अब एक काम करो, इस डी लैम्डा की वैल्यू को यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, यानी इसे इक्वेशन क्या बोल दिया मैंने, कितना होगा, इक्वेशन 4 होगा था, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। तो इसे यहाँ से डी लैम्डा को उठाकर मैंने इक्वेशन 5 में पुट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर क्या देखने को मिला, मुझे यहाँ पर माइनस लैम्डा स्क्वायर
डिवाइडेड बाई सी इंटू डी न्यू इज इक्वल टू कितना आ गया इधर पर प्लस माइनस बी ई लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4 पाई एम सी आ गया। ठीक, नाउ इस लैम्डा स्क्वायर से ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, इस सी से ये सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से चेंज इन फ्रीक्वेंसी, म्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, माइनस इधर क्या तो फिर भी प्लस माइनस ही रहा ये, तो यहाँ प्लस माइनस कितना आ गया मेरे पास बी ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एम आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ गया आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हमारे पास एक सिंगल फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ क्या लगाया मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेंज देखने को मिला, और वो चेंज डी म्यू इक्वल टू कितने के बराबर देखने को मिला बी ई अपॉन 4 पाई एम। एक बार पॉजिटिव चेंज देखने को मिला और एक बार नेगेटिव चेंज देखने को मिला। ठीक है ना, उसे समझते हैं कि यहाँ पर इस चेंज का मतलब क्या हुआ। इसे मिटा लेते हैं पहले, इधर आपने आई होप ये नोट कर लिया होगा, इसे मिटाते हैं फिर इसे समझते हैं कि यहाँ पर ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ इस चेंज का। नाउ मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरे पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास म्यू है। कितनी है इनिशियल फ्रीक्वेंसी, कितनी है म्यू है। और फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इनिशियल फ्रीक्वेंसी का मतलब जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो फ्रीक्वेंसी में क्या आया चेंज आया। एक बार वो चेंज पॉजिटिव आया और एक बार वो चेंज कैसा आया नेगेटिव आया। मैंने जैसे ही अब चेंज आएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो पहले मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, अब मेरे पास कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट है, 2 फ्रीक्वेंसी की लाइट है। एक में कैसा, एक तो कैसे चेंज होने के बाद आ रखा है पॉजिटिव चेंज होने के बाद आ रखी है फ्रीक्वेंसी, और दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे आ रखी है नेगेटिव चेंज होने के बाद आ रखी है। मैंने अज्यूम कर लिया आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड या आफ्टर अप्लाइंग बी वी हैव 2 फ्रीक्वेंसी। एक क्या है मेरे पास μ1 है एंड दूसरी कितनी है मेरे पास μ2 है। मैंने अज्यूम कर लिया कि आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड एक मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है μ1 है और एक फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास μ2 है ना। अब यहाँ पर मेरे को चेंज दे रखा है, तो चेंज कितना होगा, अगर μ1 वाले केस में मैं अज्यूम करूँ कि जो चेंज आया वो कैसा आया पॉजिटिव आया। पॉजिटिव चेंज आने का मतलब क्या हुआ, ओके सॉरी, कितना आया μ1 माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना आया पॉजिटिव आया। अगर μ1 माइनस म्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर उसकी डेल म्यू यानी जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर μ1 माइनस म्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी क्या रखूंगा मैं यहाँ पर बी ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एम पुट कर दूंगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दूंगा उसकी। ठीक, मैंने अज्यूम कर लिया कि μ1 वो फ्रीक्वेंसी है जो कैसा चेंज होने के बाद आ रखी है पॉजिटिव चेंज होने के बाद आ रखी है। तो यहाँ से मेरे पास μ1 फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास न्यू प्लस का बी ई अपॉन कितना आ गया मेरे पास 4 पाई एम आ गया। और ये क्या है चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, तो मैं से ये भी लिख सकता हूँ μ1 इज इक्वल टू म्यू प्लस डेल न्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरीके। ये एक फ्रीक्वेंसी क्या मिली मुझे μ1 मिली, और दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास μ2 है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो μ2 है वो फ्रीक्वेंसी है जो नेगेटिव चेंज होने के बाद आ रखी है। तो यहाँ से μ2 माइनस न्यू इक्वल टू कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, यानी कैसी वैल्यू आएगी चेंज की नेगेटिव चेंज आएगा, और किसके बराबर होगा माइनस का बी ई अपॉन 4 पाई एम के बराबर होगा। तो यहाँ से μ2 माइनस न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का बी ई अपॉन 4 पाई एम आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया आपको। तो यहाँ से μ2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास म्यू माइनस कितना आया बी ई अपॉन 4 पाई एम आ गया। तो मेरे को आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड वी हैव ओनली 1 फ्रीक्वेंसी म्यू एंड आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड वी हैव 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट 2 लाइट फ्रीक्वेंसी विच इज μ1 एंड अनदर वन इज μ2। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले मेरे पास सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, वो कौन सी थी म्यू थी, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे पास यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी की लाइट है, एक क्या है μ1 और एक क्या है मेरे पास μ2। तो μ1 को मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया और μ2 को मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अगर ये जो टर्म है वो चेंज है तो उसमें क्या लिख सकता हूँ म्यू माइनस का डेल म्यू भी लिख सकता हूँ। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो हुआ क्या मेरे पास इनिशियली क्या थी एक सिंगल लाइन थी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी म्यू थी, एक म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइन थी ये। जब हमने क्या किया था नो फील्ड अप्लाई किया था, क्या अप्लाई किया था नो फील्ड। जैसे मैंने फील्ड अप्लाई किया मुझे 2 लाइनें देखने को मिली, एक लाइन ये देखने को मिली मुझे और एक लाइन मुझे ये देखने को मिली। जब हमने क्या अप्लाई किया फील्ड अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया फील्ड अप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पर 2 लाइनें देखने को मिली। एक लाइन ये देखने को मिली जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है म्यू प्लस डेल म्यू है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या है म्यू माइनस डेल न्यू है। ठीक है, म्यू माइनस डेल न्यू है और इसके ठीक सामने कोई भी लाइन मुझे देखने को नहीं मिली।
अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हमने नॉर्मल जीमैन इफेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था तब तो हमने ये पढ़ा था कि मुझे यहाँ पर 3 लाइनें देखने को मिलती हैं, एक इसके ठीक सामने और 2 इससे इक्वी डिस्टेंस पर। ठीक, अब इक्वी डिस्टेंस पर तो मिल रही हैं लेकिन ठीक सामने नहीं मिल रही हैं, ऐसा क्यों ना। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है, वो क्या है कि जब भी हम नॉर्मल जीमैन इफेक्ट को देखते हैं तो वो डिपेंड करता है कि देखने वाला किस तरीके से देख रहा है। अब ये कहने का क्या मतलब हुआ, ये कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम इस नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में या फिर इस स्पेक्ट्रम को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल देखेंगे, देख ध्यान सुनना बात को, हम अगर हम इस स्पेक्ट्रम को जो हम क्या अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उसके बाद जब हम इस स्पेक्ट्रम को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल देखेंगे या फिर पैरेलल ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पर हम कैसे देख रहे हैं, अगर ये हमारी आंख है तो ये आंख कैसे है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें सिर्फ कितने कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, 2 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसी सेम एक्सपेरिमेंट को कैसे ऑब्जर्व करें, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करें, कैसे, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तब हम पाएंगे कि ये सिंगल लाइन कितने लाइन में स्प्लिट हो गई है, 3 लाइन में स्प्लिट हो गई है। ठीक है, इनिशियली क्या था, जब यहाँ पर क्या था, नो फील्ड था तो मेरे पास क्या थी, एक लाइन थी। ये सिर्फ हमारे किस पर डिपेंड करता है, हम किस तरीके से इस स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमें 2 लाइन दिखाई देगी या फिर 3 लाइन दिखाई देगी। 3 लाइन कब दिखाई देंगी, जब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा या फिर जो हम कैसे देखेंगे, हम इस स्पेक्ट्रम को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेंगे तब हमें यहाँ पर 3 लाइन देखने को मिलेंगी, और जब हम इसको पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 लाइन देखने को मिलेंगे। तो ये कौन सा केस है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये कौन सा केस है मेरे पास, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देखने में मुझे 3 लाइनें देखने को मिली, एक इसके ठीक सामने, इसकी फ्रीक्वेंसी तो कितनी होगी, म्यू होगी, जो इसके इस साइड को उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, ये कितना होगा, म्यू माइनस डेल म्यू, और ये कितना होगा, म्यू प्लस डेल म्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, क्लासिकल मैकेनिकली जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर 2 लाइन और यहाँ पर 3 लाइन क्यों देखने को मिला, समझ में आया, क्योंकि हम यहाँ पर कैसे देख रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल हम देख रहे हैं, और यहाँ पर कैसे देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, इसी वजह से हमें इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं जब हम पैरेलल देखते हैं और जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से हम किस तरीके से जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में हम एनोमलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद।